आज हम देखेंगे सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 2 को। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस एनीमे की दुनिया का एक रिकैप कर लेते हैं। 10 साल पहले दुनिया भर में कुछ पोर्टल्स यानी गेट खुलना शुरू हो गए, जिसके अंदर मैजिक बीस्ट या मॉन्स्टर्स होते थे। इसके साथ कुछ इंसानों में जादुई शक्ति भी जाग गई। इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है और ये उस पोर्टल के अंदर जाकर उन मॉन्स्टर्स को मारते हैं। और जिन्वू दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। जिन्वू अपने साथी हंटर्स के साथ एक टेम्पल जैसे डंजन में जाता है, जिसमें कई सारे स्टैच्यू रखे हुए थे। अचानक ही ये स्टैच्यू हिलना शुरू कर देते हैं और 2 हंटर्स मारे जाते हैं। सब लोग ये देखकर बुरी तरह से डर गए थे। इनका कैप्टन इन्हें हिलने से मना करता है, वरना वो स्टैच्यू इन पे फिर से अटैक कर देगा। जूही ने डर के मारे अपने कान बंद किए हुए थे। कैप्टन जिन्वू का शुक्रिया करता है, क्योंकि उसने स्टैच्यू के हिलते ही सबको नीचे झुकने का बोल दिया था, वरना वो सभी लोग झुलस कर मारे जाते। तभी जिन्वू देखता है कि कैप्टन का एक हाथ कट चुका है और वो उस हाथ पर पट्टी बांधने लगता है ताकि ज्यादा खून ना बहे। वैसे तो जूही को अपनी हीलिंग पावर से कैप्टन का इलाज करना चाहिए था, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी, तो कैप्टन उसे कुछ नहीं कहते। इसीलिए बी रैंक की हीलर होने के बाद भी जूही को छोटी रैंक के मिशंस पर ही भेजा जाता है। कैप्टन खुद भी बी रैंक के मिशन पे जा चुका है और अपने अनुभव से वो बता सकता है कि उनके सामने जो मुसीबत है वो जरूर एस रैंक जितनी पावरफुल है। कैप्टन को अब पत्थर पे लिखे नियम याद आते हैं। पहला कि गॉड की पूजा करो, दूसरा कि गॉड की जय जयकार करो और तीसरा गॉड पर यकीन करो। जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। जिन्वू समझ जाता है कि जो सबसे बड़ा स्टैच्यू है वो ही गॉड होगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की सोंगयी को देखते हैं, जिसने हाल ही में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन किया था। और ये लड़की जिन्वू की सिस्टर जिन्हा की दोस्त है और दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। सोंगयी जिन्हा से पूछती है कि उसका भाई भी एक हंटर है ना, जिस पर जिन्हा बताती है कि हाँ, लेकिन वो सिर्फ ई रैंक का हंटर है और हमेशा घायल होकर वापस आता है। जो सुन सोंगयी कहती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं होता। इधर कैप्टन और जिन्वू सोच ही रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, तभी इनमें से एक हंटर चिल्लाते हुए कहता है कि वो यहाँ नहीं मरने वाला। उसने हाल ही में एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की है। उसे पूरा यकीन था कि अपनी फास्ट स्पीड से वो स्टैच्यू के अटैक करने के पहले ही यहाँ से निकल जाएगा। अब ये हंटर बिजली की तेजी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गॉड स्टैच्यू पलक झपकते ही उस हंटर को जला के राख कर देता है। ये देख सभी समझ जाते हैं कि ये स्टैच्यू चाहे तो उन्हें कभी भी मार सकता है। वो इन्हें चींटी की तरह मसल सकता है, लेकिन ऐसा है तो उसने अब तक सभी को मारा क्यों नहीं। इसके बाद जिन्वू को पत्थर पे लिखे नियमों की याद आती है और वो समझ जाता है कि वो नियम इस टेम्पल के हैं। जिन्वू अब खड़ा होता है और उस गॉड स्टैच्यू के सामने सिर झुका लेता है, जिससे वो स्टैच्यू जिन्वू को नहीं मारता है। जिन्वू अब बाकी सबसे कहता है कि वो स्टैच्यू के सामने अपना सिर झुका लें। जब तक उनके सिर नीचे हैं, स्टैच्यू उन्हें नहीं मारेगा। और गॉड की पूजा करने वाले नियम का मतलब भी यही है। सभी लोग जिन्वू की बात मानकर सिर झुका लेते हैं। ये देख गॉड स्टैच्यू खुश होता है और स्माइल करने लगता है। ये देख सभी लोगों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं होगा और वो उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी गॉड स्टैच्यू भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और इन लोगों को कुचलने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिन्वू कहता है कि उन्हें दूसरा नियम भी पूरा करना होगा, यानी गॉड की जय जयकार करना। अब एक हंटर आगे आके बोलता है कि उसे पूजा करना आता है और वो वहीं बैठकर गॉड की पूजा करने लगता है, लेकिन ये सही वर्ड्स नहीं थे। तो गॉड स्टैच्यू उस हंटर को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके बाद वो एक लड़की को भी कुचल के मार देता है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। पार्क यहाँ बिल्कुल मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी फैमिली घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो भागकर कोने में चला जाता है, लेकिन वहाँ खड़ा स्टैच्यू पार्क को बीच में से काट देता है। जिन्वू को समझ नहीं आता कि वो किस चीज की जय जयकार करे, क्योंकि ये गॉड तो एक शैतान के जैसा है, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। वो आसपास कुछ क्लूज खोजने लगता है और नोटिस करता है कि कोने में जो स्टैच्यू खड़े हैं उन सब के हाथ में किसी न किसी तरह के हथियार हैं। लेकिन कुछ स्टैच्यू ऐसे थे जिनके हाथ में हथियार की जगह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे। जिन्वू कहता है कि सभी इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू के नीचे चलो। कैप्टन ऐसा ही करता है और क्योंकि
उस स्टैच्यू के पास कोई हथियार नहीं है तो वो कैप्टन को नहीं मारती और म्यूजिक बजाने लगती है। किम भी ऐसा ही करता है जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। जिनवू जूही को लेकर ड्रम वाले स्टैच्यू के नीचे जाता है लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता। मतलब एक स्टैच्यू के नीचे एक ही इंसान खड़ा हो सकता है तो जिनवू जूही को वहीं छोड़कर भागने लगता है। गॉड स्टैच्यू से बचने के चक्कर में जिनवू गलत स्टैच्यू के नीचे जाके खड़ा हो जाता है जो कि उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर भी जिनवू रेंगते हुए उस इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैच्यू तक पहुंच ही जाता है और वो भी म्यूजिक बजाने लगता है। सबका म्यूजिक सुनने पर गॉड वापस अपने सिंहासन पे जाके बैठ जाता है। शायद गॉड की जय जयकार करने का मतलब यही था। जूही अब जिनवू के पास आती है और देखती है कि उसकी एक टांग कट चुकी थी। वो अपनी हीलिंग पावर से जिनवू का पैर ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन इससे उसके खुद के शरीर को नुकसान होने लगता है। मिस्टर किम इन सब का जिम्मेदार कैप्टन को बताता है क्योंकि वो ही उन्हें अंदर लेकर आया जबकि इन्होंने वोट से फैसला किया था। फिर भी कैप्टन अपनी गलती मानकर जिम्मेदारी उठाने को तैयार था। ये सब लोग आपस में बहस कर रहे थे तभी टेम्पल के बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। जिनवू पहचान लेता है कि ये एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को किसी जिंदा चीज की बलि दी जाती है। तीसरे नियम गॉड पर यकीन करो का मतलब यही है, यानी इनमें से किसी को बलि देनी होगी। किम अब कैप्टन के गले पर तलवार रख के उसे ही बलि देने को बोलता है और वैसे भी उसने जिम्मेदारी लेने को कहा था। कैप्टन किम की बात मानकर ऑल्टर की तरफ जाने लगता है। जिनवू जानता था कि इसमें सिर्फ कैप्टन की गलती नहीं है, उन सब ने यहाँ आने के लिए वोट किया था। अब जैसे ही कैप्टन ऑल्टर के पास जाता है तो वहाँ एक आग जलने लगती है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। जिनवू कहता है कि वो ऑल्टर को करीब से देखना चाहता है। दो हंटर जिनवू को लेकर ऑल्टर के पास जाते हैं जिससे वहाँ 3 जगह और आग जल जाती है। जिनवू कैप्टन से पूछता है कि अगर वो यहीं इंतजार करे तो क्या कोई उन्हें बचाने आएगा, जिस पर कैप्टन बताता है कि इस पोर्टल को खुले 7 दिन हो गए हैं तो अब शायद ही कोई उन्हें रेस्क्यू करने आएगा। दोस्तों 7 दिनों के बाद ये पोर्टल्स पूरी तरह से खुल जाते हैं जिसके बाद वो सभी मॉन्स्टर्स गेट से इंसानी दुनिया में आ सकते हैं। इसीलिए हंटर्स को 7 दिन की टाइम लिमिट के अंदर डंजन बॉस को मार के पोर्टल्स को बंद करना होता है। तो अगर ये लोग यहाँ हारे तो ये गॉड स्टैच्यू भी इंसानी दुनिया में जा सकेगा। दूसरी तरफ जिनवू की बहन संग हॉस्पिटल जाती है और अपनी मदर से ढेर सारी बातें करती है पर उसकी मदर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो कोमा में है। जिनवू अब बाकी सबसे भी ऑल्टर के पास आने को कहता है और सभी के लिए एक एक आग जल जाती है। इनके पीछे फिर ब्लू कलर की आग भी जलती है और टेम्पल का दरवाजा खुल जाता है। अब ब्लू वाली आग टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बुझने लगती है और टेम्पल के सभी गार्ड्स इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिनवू नोटिस करता है कि वो जिस भी स्टैच्यू को देखता है वो हिलना बंद कर देता है। जिनवू सबसे कहता है कि वो स्टैच्यू पर नजर गड़ाए रखे, इससे वो अपनी जगह रुक जाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करते हैं लेकिन एक लड़की बहुत ज्यादा डर गई थी। वो तेजी से उस दरवाजे की तरफ भागती है और यहाँ से सही सलामत निकल जाती है लेकिन उसके जाते ही उसकी आग बुझ जाती है और दरवाजा थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिनवू को समझ नहीं आता कि ये दरवाजा कोई जाल है या सच में वो बाहर निकल सकते हैं। शायद इस नियम से गॉड के लिए उनकी वफादारी देखी जाती है। अब एक और हंटर जिनवू को छोड़कर यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। जिनवू इनसे हिलने को मना करता है। शायद ब्लू फ्लेम एक टाइमर की तरह है जिसके पूरे बुझने के बाद हो सकता है कि इन सबको जाने दिया जाए। किम बोलता है कि इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि टाइमर खत्म होते ही दरवाजा वापस बंद हो जाए। किम को नहीं लगा था कि जिनवू के जैसा कमजोर हंटर उनके इतने काम आएगा। वो उसका शुक्रिया करता है लेकिन उसकी भी फैमिली है और वो मरना नहीं चाहता। वो जिनवू से माफी मांगता है और इसके बाद किम भी यहाँ से भाग जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही बचे थे और जिनवू रोने लगता है लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अब कैप्टन कहता है कि जिनवू और जूही यहाँ से चले जाएं। वो खुद यहाँ रुककर अपनी बलि देगा और उसे अपने से जवान लोगों को जरूर बचाना चाहिए। वो जूही से कहता है कि जिनवू को लेकर यहाँ से चली जाए लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर ली थी। जिनवू अब कैप्टन से कहता है कि वो जूही को लेकर यहाँ से चले जाएं। जिनवू का तो पैर कट चुका है तो वो वैसे भी चल नहीं पाएगा। जूही भी यहीं रुकने को बोलती है। जिनवू अब जूही को अपना मैजिक जैम देते हुए कहता है कि साथ में डिनर करने का वादा तो वो पूरा नहीं कर पाया लेकिन जूही इसे बेचकर अपने लिए कुछ खाने का खरीद सकती है। जब जिनवू बाहर आएगा तो जूही से बाकी पैसे ले लेगा। अब कैप्टन तुरंत एक चॉप मार के जूही को बेहोश कर देता है
और उसे लेकर यहाँ से निकल जाता है। अब सिर्फ जिनवू ही बचा था जो यहाँ मरने वाला था। उसके पास एक तलवार पड़ी थी जिससे वो इन स्टैच्यू से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतने विशालकाय दानवों के सामने जिनवू कुछ नहीं कर सकता। वो उसे तलवार से इधर उधर फेंकने लगते हैं। उसका एक हाथ भी कट जाता है। जिनवू रोते हुए सोचता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन नहीं बन सका। उसके बावजूद वो अब तक जिंदा बचा है। सभी लोग दोगले होते हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जिनवू की भी फैमिली है जो उसका इंतजार कर रही है, पर सिर्फ वो ही यहाँ मरने वाला है। अब जिनवू को ऑल्टर पे ले जाया जाता है। उसके शरीर में बिल्कुल जान नहीं बची थी। स्टैच्यू जिनवू को खत्म करने के लिए तलवार उठाता है और जिनवू सोचता है कि वो मरना नहीं चाहता, काश उसे एक और चांस मिलता। इसके साथ ही ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है और अचानक ही हमें एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखने लगती है जिस पर लिखा था कि आप प्लेयर बनने के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। आपका दिल 0.2 सेकंड में धड़कना बंद कर देगा। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो प्लेयर बनने के लिए हाँ करें। इसके बाद यस वाली बटन क्लिक हो जाती है। जिनवू जिंदा बचेगा भी या नहीं और ये गेमिंग स्क्रीन का क्या चक्कर है, ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।